हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो मैं जो लेके आया हूं वो अगला भाग है मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 में चैप्टर 2। आज कवर करेंगे हम चैप्टर 2 में हम लोग जनरल कंडीशन डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में मैं प्रीएम्बल्स आज तक आपसे डिस्कस करता रहा। प्रीएम्बल्स एक तरीके से जो एब्रीविएशंस हैं, जो कंटेंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरे एक्ट में, मास्टर डायरेक्शंस में, वो हम लोग अभी कवर कर रहे थे। आज जो चैप्टर 2 है उसमें जर्नल्स की जो कुछ कंडीशंस हैं, जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं, जो जनरल एक्ट्स की बातें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, अपनी ब्लैक बोर्ड की तरफ, और जानकारी इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके से हमारे को चैप्टर 2 में जर्नल्स इन्फॉर्मेशन मिलेंगी अंडर मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016। स्लाइड पे चलने से पहले एक निवेदन अगेन कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सही समय पे जानकारी आपको मिलती रहे। तो फाइनली चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, थंबनेल में आपने देखा था कि आज हम मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 में चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। पहले मैंने जो दिखाया वो प्रीएम्बल थी, चैप्टर 1 था। आज से हम चैप्टर 2 पे वर्क करेंगे। इस पूरे सीरीज में चैप्टर 4 हैं। चारों चैप्टर्स पूरे एक्ट को कवर करते हैं और इन सब के बारे में जानकारी आपके ज्ञान को पूरी तरीके से मास्टर केवाईसी 2016 के लिए परिपक्व बना देगी। और पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जैसा कि जर्नल। यहाँ पे जनरल कंडीशंस हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जनरल कंडीशंस एज इन दैट केस, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जो मास्टर केवाईसी 2016 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उसके हिसाब से केवाईसी पॉलिसी को डेजिग्नेटेड करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया जाएगा या फिर एक वर्किंग कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी, कुछ ऐसी पावर्स डेसिग्नेटेड की जाएंगी उस कमेटी को, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो इन पूरी केवाईसी फॉर्मेलिटीज को, जो केवाईसी पॉलिसीज हैं, उनको यहाँ पे इन्फोर्स करेगी। अलावा इसके द केवाईसी पॉलिसी शैल इंक्लूड फॉलोइंग 4 की एलिमेंट्स, यानी कि ये जो केवाईसी की पॉलिसी है इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट्स आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा एलिमेंट आता है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा एलिमेंट आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसे हम सीआईपी कहते हैं, सीआईपी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और चौथा आता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, यानी कि कस्टमर की जो कंडीशंस हैं, जो बैंक या जो भी आरबीआई या जो भी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज आरईज ने डिसाइड करी हैं, उसके बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क किस तरीके से ओवरटेक किया जाता है या उसको हम लोग रिस्क कवर करते हैं, किस किस तरीके के रिस्क होते हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई, सीआईपी यानी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका है और किस किस पैमानों पे उसको परखा जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को, नॉट कस्टमर, उसके डॉक्यूमेंट्स को। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आपका कस्टमर बन गया है, अब उसकी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, और उसकी ट्रांजैक्शंस भी उतनी ही जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे स्लाइड में आपने देखा, 4 असेसमेंट की एलिमेंट कंटेंट्स हैं जिस पे आगे हमने चर्चा करनी है, जानकारी लेनी है। तो इसमें कुछ और भी चीजें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एमएल यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की डेट में। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर आगे सुचारू रूप से बढ़ना है या अपने हाइजीन प्रोसेस को कायम रखना है ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में, तो आपको ये दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा कि आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं दे रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग को हर सही समय पे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ये जिम्मेदारी होगी आरईज की कि वो थोड़े थोड़े समय पे अपनी इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते रहें कि कहीं उनके क्लाइंट्स, कहीं उनकी ट्रांजेक्शन जो पैसा दे रहे हैं, वो उसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही। अब इसको जो तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, वही आगे डिस्कस होगा कि किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट, सरकार, आरबीआई कहाँ पे अंकुश लगाएंगे? आप वहीं पे लगाएंगे जहां से पैसा फ्लो होता है। पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा के फ्लो। देखिए, आरबीआई या बैंक्स एक बहुत बिग टैंक की तरह है।
आप टैप किसकी बाल्टी में भरने के लिए वो टैप को खोल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं उसका बाद में कोई गलत दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, या कोई ऐसी जगह पे तो उसको नहीं दे रहा, तो इसकी जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एमएल यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो आप नहीं कर रहे, इसको पैमानों पे परखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइनेंसिंग जो आप पैसा जो आप अपने इकोनॉमी से, जो हार्ड कोर इकोनॉमी से आप पैसा बैंकों में आता है, और फिर वो कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में तो नहीं जा रहा कि वो अगेन इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए लग रहा हो किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो यहाँ पे आरईज द्वारा समय समय पे एक एक्सरसाइज की जाएगी, एक कंटेंट्स की जैसे कहते हैं एग्जीक्यूशन या ड्राइव्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के मनी फ्लो के जो सेंटर हैं, जो बैंक्स हैं, उनके पास एक ऐसी की फैक्टर्स पॉलिसी हो जो इस तरीके की फाइनेंसिंग को रोक सके। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ की तरीकों की और पैमानों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइजेस आरईज करेंगे, ये समय समय पे पीरियडिकली होनी चाहिए। अब ये किसी हो सकता है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ हो, कि भाई इस इंडस्ट्री से हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में पैसा फ्लो हो सकता है, तो उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस उस इंडस्ट्री के लिए, उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए लगा दिए जाए। जैसे कि केमिकल्स, केमिकल्स एक बहुत ही खतरनाक वेपन्स होते हैं। तो केमिकल्स की फाइनेंसिंग किसी भी ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर के लिए भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं बैंक्स, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो केमिकल फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कहीं वो केमिकल्स का या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी ट्रेडिंग नॉर्मली इंडस्ट्रियल यूज में तो की जाती है, लेकिन उसके खतरनाक हथियार या कुछ इस तरीके की चीजें भी बनाई जा सकती हैं, इससे बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच सके। तो कहीं ये फाइनेंसिंग बैंक लोन दे रहे हैं या अकाउंट खोल रहे हैं या ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहे हैं, कहीं वो किस इस तरीके की एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आरईज को बड़े ध्यान रखनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल पे पीरियडिकली चेक करने पड़ते हैं, ज्योग्राफिकल और डाटा के हिसाब से। हर स्टेट में, हर जगह अलग अलग इस तरीके के पैमाने निर्धारित किए जा सकते हैं। जो चीज़ें मुंबई में अलग हो सकती हैं और दिल्ली में अलग हो सकती हैं, कश्मीर में अलग हो सकती हैं, तो ज्योग्राफिकल पैमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरईज के लिए, ये निर्धारित करने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में किस किस तरीके की पॉलिसी ज्योग्राफिकल नीड के हिसाब से रखी जाए। इसके अलावा एक और ओवरऑल रिस्क को एसेस करना पड़ता है आरईज को, कि इस तरीके की फाइनेंसिंग, सपोज कीजिए किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कितना लोन देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडस्ट्री के एक्सेस कर रहे हैं, अगर किसी को लोन की जरूरत है 1 करोड़ की, लेकिन वो मांग तो 3 करोड़ रहा है, तो भाई ये एक्सेस करना भी बैंक्स और आरईज का काम है कि कहीं जरूरत से ज़्यादा कोई मांग रहा है, या एक्चुअल में उसने जो लोन लिया है या जो उसने ट्रांजेक्शन्स करी है वो उससे बिजनेस से रिलेटेड ही हो रही है, या वो कुछ शक के दायरे में है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज को ध्यान रखना आरईज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। साथ ही ये जो रिस्क असेसमेंट होगा, जो ये एक्सरसाइज आरईज करेंगे, इसको पीरियडिकली डॉक्यूमेंटेड करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप स्लाइड में देख भी रहे हैं, ये पीरियडिकली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि आने वाले कुछ सालों के बाद हम लोग ये निर्धारित कर सकें कि हर साल, पिछले साल एक एनुअल मीटिंग हो या एक एनुअल डॉक्यूमेंटेशन इसमें प्रिपेयर की जाए कि आरईज ने वो किस तरीके से एक्सरसाइज को पूरा किया है और उसको डॉक्यूमेंटेड किया है, ताकि उसके पैमाने आने वाले सालों में निर्धारित किए जा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अगर किसी को बनानी है बैंक्स को या आरईज को, तो वो इस तरीके से इसको डॉक्यूमेंटेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके जरिए वो उसको बना सकती है। तो यहाँ पे असेसमेंट एक्सरसाइज करना और उसको डॉक्यूमेंटेड करना भी उतना ही जरूरी है आरईज के लिए। साथ ही आरईज की ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो जिस तरीके की ये पीरियडिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक नियुक्ति करेंगे, उसके अलावा उसको एक डेसिग्नेटेड पावर्स देंगे जो इस तरीके की एक्सरसाइज, केवाईसी पॉलिसीज और ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती रहेंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग आरबीएस होते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच होती हैं, असेसमेंट्स होते हैं। कोई बैंक किसी इंडस्ट्री को ज़्यादा लोन दे देता है, कोई बैंक किसी इंडस्ट्री को कम लोन देता है, ये उनके अपने अपने रिस्क आरबीएस होते हैं, रिस्क अप्रोचेज होती हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना है। आपने देखा होगा कि रियल स्टेट में अभी नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल, लेकिन वो जो पीएसएल है, प्राइम सेगमेंट लेंडिंग की जो कंपनीज हैं या जो प्राइम सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग्स हैं, उनमें ज़्यादा फंडिंग करने में इच्छुक हैं। तो ये आरबीएस होती हैं, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है कि आपकी अप्रोच रिस्क को किस बेस पे निर्धारित करके आगे बढ़ने की है। एक टाइम था जब कुछ बैंक्स बीच में, कुछ विगत वर्षों पहले, हायर रेट पे भी रियल स्टेट में फंडिंग करते थे। अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि रियल स्टेट को फंडिंग नहीं करते, लेकिन उनकी अप्रोच अलग है, उसको देने का तरीका अलग है, वो प्रोडक्ट अलग है, वो नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग में नहीं आते। उनके लिए एक अलग प्रोडक्ट, एक अलग सेगमेंट निर्धारित किया गया है और उसकी अप्रोच अलग है।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क बेस्ड अप्रोच प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफिक वाइज और स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज अलग अलग होगी। ये आरईज की निर्धारित करना है। हर एक आरईज जो रेगुलेटरी एंटिटीज है, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको ये जरूरी समझना होगा और ये करना होगा, ताकि हर एक इंडस्ट्री, हर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये आरबीएस को एग्जीक्यूट किया जा सके। और साथ ही साथ ये जो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरईज हैं, ये समय समय पे इसे मॉनिटर करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो इसमें इन्हेंसमेंट या नेसेसरी स्टेप्स भी इनको लेने होंगे। और इसके अलावा जैसा कि पहले की मैंने कुछ वीडियोस में बताया था, आरईज में एक जो रेगुलेटरी एंटिटीज है उसमें एक डेसिग्नेटेड डायरेक्टर की पोस्टिंग होगी। डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स का काम क्या होगा कि वो इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसीज को, मनी लॉन्ड्रिंग जो आरईज हैं, एज पर द इम्पोज अंडर चैप्टर 4 ऑफ द पीएमएल। पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड द रूल्स इन शैल बी नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। द नेम, डेसिग्नेशन एंड डायरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे जो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स की अपॉइंटिंग होगी, जो अपॉइंटमेंट होगी, उसका नेम, डेसिग्नेशन, ये सब आपको अथॉरिटीज, कंपिटेंट अथॉरिटीज को सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आप डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स जो भी इसमें आप अपॉइंट करेंगे, उसकी सारी जानकारी आपको FIUIND यानी कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया, इसको आपको देनी होगी। ये FIUIND एक बहुत ही सशक्त इकाई है जो मॉनिटर करती है सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस को समय समय पर, पीरियडिकली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की तरफ से, और आपकी सभी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करती है। अगर कोई सस्पिशियस या कोई इस तरीके की ट्रांजैक्शन इस तरीके में उसे देखने में आती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ फाइनेंस, तो वो इसको आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कंपिटेंट लोकल अथॉरिटीज को सूचित करती है। डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स के अलावा एक प्रिंसिपल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति यहाँ पे जरूरी की है, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स नहीं होगा, ये भी यहाँ पे प्रावधान है। तो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स बनने के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर्स को नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे एक चीज ये की जा सकती है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स होगा वो इंश्योर करेगा ग्राउंड लेवल पे कि जो कंप्लाइंसेस हैं, जो हमारे केवाईसी अधेरेंस पॉलिसीज हैं, वो लागू हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं, और ये मॉनिटर करेगा और वो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स या कंपेटेंट अथॉरिटीज को सूचित भी करेगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसकी डेसिग्नेशन, उसकी सारी जो डेसिग्नेशन है, नाम और जो उसकी और रिलेवेंट उसकी जानकारियां हैं, वो FIUIND यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया को सूचित किया जाएगा, ताकि वो उसके बारे में सारी जानकारियां अपने यहाँ पे इकट्ठी रख सके। तो ये यहाँ पे जो हम लोग अभी जानकारी ले रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफिसर्स हो गया, डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स हो गया, साथ ही साथ कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। लागू करने के लिए आरईज यानी रेगुलेटरी एंटिटीज, जो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यहाँ पे केवाईसी पॉलिसी को मॉनिटर करने के लिए अपनी एक कमेटी, जो अपनी एक मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, उसको एजुकेट भी करना पड़ेगा और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये केवाईसी पॉलिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे पॉइंट टू पॉइंट इस बारीकियों को ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट करा सके। साथ ही साथ जो सीनियर मैनेजमेंट है जिसको ये जानकारी दी जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निर्धारित करें कि उनकी डाउन टू लाइन, जो डाउन लाइन टीम है, वो उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, किस तरीके से एलोकेशन। देखिए, एक आदमी सारी चीज़ें तो नहीं देख सकता। एक डेसिग्नेटेड डायरेक्टर आपने बना दिया किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो उसके हाथ में ये पावर में नहीं आएगा, या उसके लिए संभव नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके सारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सके। उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको अपने नीचे एक प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर जो है कमेटी या जो भी आप अपॉइंट करते हैं उसके डाउन टू लाइन, वो सीनियर मैनेजमेंट को एजुकेशन करेगी और मॉनिटर करेगी सीनियर मैनेजमेंट को। सीनियर मैनेजमेंट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी डाउन टू लाइन को देगी, जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे शक्तियों का जो है हस्तांतरण और एक तरीके से यहाँ पे शक्तियों का विस्थापन करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर्स और सीनियर मैनेजमेंट और डाउन टू लाइन जो उसके टीम होगी। और इसके अलावा यहाँ पे आरईज या जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशंस दोनों करनी होंगी, यानी कि समय समय पर आपको ये देखना होगा कि वो पॉलिसीज कंप्लाइंस वो स्ट्रांगली हर एक ट्रांजेक्शन्स पे, हर एक अकाउंट पे वो एप्लीकेबल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके लिए एक ऑडिट कमेटी भी आप कर सकते हैं। ऑडिट कमेटी भी इस तरीके के काम करती है। साथ के साथ जो केवाईसी है
और AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी जो है, मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी जो है उसको प्रोसीजर को वो फॉलो करेगी और उसमें ऑडिट करेगी, और ऑडिट में अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि या कोई ऐसी कह सकते हैं कि लूप होल्स या कोई भी कमी पाई जाती है तो वो कमेटी को या कंसर्न अथॉरिटीज को या डीएस जो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स है उसको ये सूचित करेगी। साथ ही साथ जो आरईज हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो कंप्लायंस पॉलिसी निर्धारित करने की जो शक्तियां हैं ये उसकी ऑन रोल एम्प्लॉयज के पास ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखना है कि अकाउंट्स आपके प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे, या जो आप सोर्सिंग कर रहे हैं क्लाइंट की वो ठीक है या नहीं, उसके लिए आप किसी आउटसोर्स कंपनी को रख लें और उससे कहें कि भाई तुम्हें हमने ये ठेका दे दिया, तुम्हें ये हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो हम अकाउंट्स लेके आ रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स लेके आ रहे हैं, जो क्लाइंटेल हमारे पास इकट्ठी हो रही है, आप उसको देखें कि वो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के या हमारे पॉलिसीज़ के हिसाब से सही है या नहीं। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये आपको अपनी एम्प्लॉयज़, अपनी डेसिग्नेटेड कमेटी और अपनी इन हाउस जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मैन पावर है उसी के थ्रू ये आपको काम कराना होगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप किसी थर्ड पार्टी या किसी ऐसी एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें या आउटसोर्स करा लें कि ये वो देखें कि किस तरीके से ये केवाईसी नॉर्म्स, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज जो हैं या केवाईसी नॉर्म्स हैं ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो एंड ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा जो था वो समाप्त हुआ जनरल का। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको एक और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये वो जानकारी थी जो चैप्टर 2 में हमने अभी ली कि किस तरीके से मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 में जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमारे को दी गई है उसमें किस किस तरीके की धारणाएं हैं। FIU यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, और या आप कह सकते हैं कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, वो किस तरीके से काम करेगी। हमारे यहाँ पे AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स कौन हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स होगा और प्रिंसिपल ऑफिसर जो उसको रिपोर्टिंग उसका डाउन टू लाइन होगा, या जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो कंप्लाइंस और जो नॉर्मल ग्राउंड इंफॉर्मेशन को लागू कराएगा। यहाँ पे ये एक बात कही गई है कि प्रिंसिपल जो ऑफिसर है वो किसी भी तरीके से डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। आई डोंट नो दिस इज़, बट जो लिखा है जो है कंडीशंस वो मैंने आपसे डिस्कस करी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जो भाग हैं, वो आपको उस समय पे जानकारियाँ मिलती रहें। इस एक्ट के बाद मैं 2-3 और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आने वाला हूँ जिसकी मैं पूरी अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी आपको लगेगी और वो जानकारियों से भरपूर रहेगी। तो चलते हैं, आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।